हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सुबह अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो भाई जैसा कि आपको पता है कि हमने मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को रिज्यूम करा था दोबारा से। और हमने उसी सीरीज में सेट 1 से 5 तक डाल दिए हैं। ठीक है, हर सेट में लगभग 20 से 25 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सारे सेट्स में जब हमने कराए हैं तो भाई वहां पे थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट भी देखा है कि भाई हाँ ये कॉन्सेप्ट अपना सकते हो, और इसके अलावा यदि ये लगाओगे तो आपका थोड़ा बहुत टाइम बच सकता है। ठीक है, तो भाई सेट 6 आज हम लेके आए हैं, जो कि पूरी तरह से ज्योमेट्री बेस्ड रहने वाला है। अब ये ज्योमेट्री बेस्ड का मतलब, जैसे हमने जो 1 2 3 4 सेट्स करवाए थे तो उनमें भाई देखो हमने मिक्स्ड क्वेश्चंस रखे थे। मिक्स्ड क्वेश्चंस मतलब सभी टॉपिक से उठाए रखे थे। जैसे कि जो एग्जाम पेपर में जो आएगा, मेन पेपर जब होगा तो वहां पे सारे क्वेश्चंस ही आएंगे, सारे टॉपिक से ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई अलजेब्रा से उठा लिया या फिर मेंसुरेशन से उठा लिया या फिर ज्योमेट्री से उठा लिया। ठीक है, सारे टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने सेट 1 2 3 4 को ऐसे ही रखा था। और सेट 5 और 6 के लिए मैंने स्पेशली बोला था कि हम ज्योमेट्री पे के ऊपर जो क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं ना आजकल एग्जाम्स में, तो वही रखने वाले हैं भाई। टीसीएस ने क्या करा है ना, पिछले ईयर्स में टीसीएस ने कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट उठा लिए और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे डेटा चेंज कर करके आ, जैसे मान लो मेरे पास 3 शिफ्ट है, 1 2 3। तो पहली शिफ्ट में एक कॉन्सेप्ट उठा लिया, तो भाई तीसरी कॉन्सेप्ट तीसरी जो शिफ्ट हुई ना, तो उसमें भी वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही जैसे मान लो दूसरी शिफ्ट हुई तो दूसरी शिफ्ट का वो आ गया 5वीं शिफ्ट में। तो भाई कुछ कुछ फिक्स्ड कॉन्सेप्ट उठा रखे हैं टीसीएस ने। तो भाई वो हमने कवर करने का ट्राई करा है 5वें और 6ठे सेट में। तो आप 5वें और 6ठे सेट को देखोगे तो ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में 100% फंसने वाला है, तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज जो हमने कंटिन्यू करी थी, उसका सेट 6, और जो कि पूरी तरह से ज्योमेट्री पे बेस्ड है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस चीज का सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, विद अनोटेशन और विदाउट अनोटेशन। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और भाई हमने कुछ शॉर्ट्स डालना भी ट्राई करा था, शॉर्ट्स डालना भी स्टार्ट करा था यहाँ पे। तो वो शॉर्ट्स देख के आपको लग रहा होगा कि भाई सारी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना वो शॉर्ट्स के थ्रू भी कवर करने का ट्राई करा हमने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इन अ ट्राइंगल एबीसी AC इज इक्वल्स टू 8.4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब मेरे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी यहाँ पे। ओके, एबीसी मेरे पास कोई ट्राइंगल है यहाँ पे। मैंने A B और C को ऐसे बना लिया। ठीक है, ABC मेरे पास कोई ट्राइंगल है, AC की वैल्यू मेरे पास 8.4 सेंटीमीटर दी हुई है और BC की वैल्यू मेरे को 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, P इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट CP इज इक्वल्स टू 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से मेरे पास कोण ACP की वैल्यू है ना, जो BC कोण B के बराबर दे रखा है मेरे को। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को BP निकालना है, BP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई BP कैसे निकलेगा, भाई आप ट्रायंगल में जो भी है तो वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के जब भी प्रैक्टिस सीरीज पे आ रहे हो तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो हम BP की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो होता नहीं कि भाई मेरे पास ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है तो मैं निकाल पाऊं। ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज जरूर दी है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो भाई कुछ ना कुछ तो सोच के दिया होगा, कुछ ना कुछ तो सोच के दिया होगा। और जब ये बराबर ये दे दिया और मेरे को एक एंगल, यदि मैं एसीपी ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ट्रायंगल एसीपी में देखूं मैं, तो एसीपी में एक तो ए के बारे में पता है मेरे को, एक सी के बारे में पता है। अब वो ए और सी के बारे में कैसे पता है कि वो ट्रायंगल, यदि हम बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ए ए तो कॉमन है ही। ठीक है, सी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, और यहां से सी मैंने ले लिया। ठीक है, तो आपको ये तो पता होगा ना, जब भी किसी दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल्स बराबर हो जाएं तो हम डबल ए रूल लगा सकते हैं ना। ठीक है, और उनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। और जब सिमिलर प्रूफ कर दिया हमने तो सिमिलैरिटी का बेसिक क्या कहता है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रहेगा वो बराबर रहेगा। तो मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, AC अपॉन में AB इज इक्वल्स टू CP अपॉन में BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन में AC। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे तो आप फिर भी यही कहने वाले हो कि सर BP कहाँ आ रहा है इसमें, BP कहाँ आ रहा है इसमें। तो भाई मैं ये कहूंगा कि BP नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से AB आ रहा है और AP आ रहा है। मतलब मैं AB और AP की वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। तो ढंग से देखो ना कि भाई मेरे पास BP क्या है, BP या फिर PB मेरे पास क्या है, AB माइनस में AP तो है। तो मतलब मेरे पास AB, मैं AB की वैल्यू आ जाएगी, उसमें से AP की वैल्यू को घटा दूंगा तो मेरे पास PB की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म।
ठीक है। तो बस सबसे सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट में था या नहीं था, तो मतलब मेरे पास ए बी की वैल्यू यदि मैं निकालू यहाँ से, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, बताओ। ए सी इंटू बी सी, 14 इंटू 8.4 अपॉन में 11.2। ठीक है। तो ये 28 × 84, 28 × 112, मतलब ये आ रहा है 42/4। 42/4 कितना होता है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 10.5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मेरे को एपी निकालना है, एपी। तो एपी कैसे निकलेगा, एपी, एपी, एपी निकल जाएगा मेरे पास सीपी इंटू एसी। सीपी, सीपी 11.2, एसी कितना है मेरे पास 8.4, अपॉन में बीसी करना है मेरे को, बीसी यानी कि 14। तो मतलब यहां से करूंगा तो 14 जी की 84, मतलब 0.6 बार कट जाएगा। ठीक है। और 6 दूनी 12, 11 जी की 66 और 67, यानी कि 6.72 सेंटीमीटर ये आ गया मेरे पास। एपी मेरे पास इतना है, ए बी मेरे पास इतना है, तो ए बी माइनस एपी कर दूंगा, मतलब 10.50 माइनस में 6.72 करूंगा मेरे पास, तो 3.78 आंसर आ रहा है ना मेरे पास, सीधा सीधा। और आप देख लो भाई, 0 में से 2 घटेंगे 8 आएगा। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट नहीं है, डेसिमल के बाद 1 नहीं है मेरे पास। ठीक है। 2 डिजिट्स हैं, और लास्ट मेरे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो मेरे पास 8 आएगा। ठीक है। तो यही को क्वेश्चन आया मेरे पास। ठीक है। और भाई देखो, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रायंगल के जो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, वो सिमिलैरिटी से ही है। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो सिमिलैरिटी पे ही क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रायंगल में, यदि अच्छा क्वेश्चन बनाने का भी ट्राई करेगा ना वो। तो मतलब कभी क्या बार क्या है कि वो ऑर्थो सेंटर या फिर कुछ ऐसा रिलेट करके देगा, लेकिन सिमिलैरिटी से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना भाई, तो वो सबसे अच्छे होते हैं ट्रायंगल्स में। ठीक है। तो सिमिलैरिटी को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना के रखो। सॉरी। अच्छा, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। मेरे पास है यहाँ से, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, मतलब 2 सर्कल्स पहले बना तो लो, बना तो लो पहले। तो मान लो मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, यहाँ पे एक दूसरे को पी पे टच कर रहे हैं, वो पी पे, मैंने पी पे टच करवा दी दोनों को। ओके। ए बी एंड सी डी आर द 2 लाइन्स passing through P cut the circles at point A and C on the first circle and B and D on the second circle. तो मतलब यदि मैं इस वाले को फर्स्ट सर्कल मान लूं और इस वाले को सेकंड सर्कल मान लूं, तो मेरे पास क्या कह रहा है कि ए और सी पे मेरे को फर्स्ट सर्कल पे टच करवाना है उसको। तो मतलब मैं ए बी ऐसे खींचूंगा, ए बी ऐसे खींचूंगा, जो कि फर्स्ट सर्कल इसको ए पे और इसको बी पे करेगी। ठीक है। और यहां से यदि मैं सी डी खींचूंगा, तो सी, सी कौन से सर्कल पे रहेगा, फर्स्ट पे, और डी कौन से पे रहेगा, सेकंड पे। ठीक है। तो मेरे पास सब कुछ वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे एपी की वैल्यू मेरे को 15 सेंटीमीटर दी हुई है, और यहाँ से पीसी की वैल्यू मेरे को 12 सेंटीमीटर दी हुई है ना। और यहाँ से पी बी की वैल्यू मेरे को 10 सेंटीमीटर दी हुई है, और मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसकी वैल्यू, तो भाई कुछ महानुभावों को तो सीधा ही वो है कि भाई यहाँ से सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वो एपी इंटू बीपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू पीडी। ठीक है। और यहां से जब वो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ रहा है, 15 इंटू 10, और सीपी इंटू पीडी, सीपी की जगह 12 रखेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ गया। और 12.5 सेंटीमीटर आंसर लाके वो इतना खुश हो गया है कि सर पूरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उन्हें बाद में आंसर की जब पता चली तो भाई ये क्वेश्चन गलत आया उनका। और फिर वो कह रहे हैं कि सर क्लेम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई क्लेम क्यों करना है इस क्वेश्चन को। ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट ये कब लगता है, जब किसी सर्कल की 2 कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब मेरे पास एक ही सर्कल की कॉर्ड होती है, वो कि मान लो मेरे पास कोई सर्कल है और 2 कॉर्ड्स हो गई ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पे, पॉइंट ई पे, सॉरी, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है दोनों एक दूसरे को। तो यहां से मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या बनता है, ए इंटू बी ई इज इक्वल्स टू सीई इंटू में डीई। लेकिन यहाँ पे तो भाई ये 2 सर्कल्स हैं मेरे पास, 2 सर्कल्स हैं, और 2 सर्कल्स एक दूसरे को पी पे टच कर रहे हैं, तो वहां पे इंटरसेक्ट कर रही है भाई ये। तो ऐसे में सीधा कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लो, कि कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है कॉन्सेप्ट सीधा सीधा, ऊपर वालों को ऊपर वालों से, मतलब एपी इंटू पीडी, और नीचे वाले को नीचे वालों से कर दो, यानी कि सीपी इंटू में पीबी। तो भाई ये कॉन्सेप्ट 2025 में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, एक बार अच्छे से देख लेना इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। तो अब भाई, जब भी ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, मतलब हम जब भी 2 ट्रायंगल्स देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, एक तो मैं ये वाला ट्रायंगल देख पा रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं ये वाला ट्रायंगल देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब भी यदि ऐसे मल्टीप्लीकेशन, 2 संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन, हमेशा 2 संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के यदि बराबर है,
तो भाई ट्राइंगल में सिमिलैरिटी लगी होगी, 100% चांसेस हैं। भाई जब भी कहीं पे ऐसा सर्कल में या फिर ट्राइंगल्स में ऐसा कॉन्सेप्ट देखो कि भाई मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है, तो भाई सिमिलैरिटी से बढ़ के और कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा है उसमें, ठीक है। अब आप पहले यहाँ देख लो एक बार इसमें कैसे लगा। मान लो मैं इस वाले डीवीआर को देखूं, डीवीआर को, तो एक ही आर्क द्वारा जहां पे भी सरकमफेरेंस पे कौन बनेगा वो बराबर रहेगा। मतलब देखो, एक तो मैं ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लूं, और एक में ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर लूं, तो मतलब ये एंगल यदि थीटा है तो मेरे पास ये भी तो थीटा ही है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये डीवीआर द्वारा ये सरकमफेरेंस पे ये कौन बन रहा है, और एक ये कौन बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि मैं एसीआर को पकड़ूं तो ये बराबर ये है मेरे पास, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए दोनों एक दूसरे को। ए ई बी, कौन ए ई बी इज इक्वल्स टू सी ई डी। मेरे पास ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, वर्टिकली अपोजिट है, सॉरी, AED और CEB, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और ये बराबर ये और ये बराबर ये, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए तो जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा, और उनका गुणा करेंगे तो यही आएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे देखो, मेरे पास यदि ये एंगल और इसके एंगल की ये तो बराबर है ना भाई मेरे पास, ये तो बराबर है ना मेरे पास, क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब आपने एक अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम पढ़ी है, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम। भाई हर चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का जब ट्राई कर रहे हैं तो अच्छे से देख लो एक बार। अल्टरनेट सीगमेंट क्या होती है कि मान लो मेरे पास कोई सर्कल है और उसकी मैंने कोई टेंजेंट खींची, ठीक है, और एक कॉर्ड बना दी, ठीक है। इस प्रकार की टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो इस कॉर्ड द्वारा जो अल्टरनेट सीगमेंट में, मतलब इस वाले सीगमेंट को छोड़ के, यहाँ वाले को छोड़ के कहीं भी और भी एंगल बनाएंगे तो वो थीटा रहेगा। जैसे ये थीटा है, अब मान लो मैं यहाँ पे एंगल बना दूं तो ये भी थीटा है मेरे पास, यहाँ पे एंगल बना दूं तो ये भी मेरे पास थीटा है, तो मतलब अल्टरनेट सीगमेंट में बना कौन, इक्वल रहता है, ठीक है। तो भाई यहाँ हम ऐसा कॉन्सेप्ट लगाने का कहाँ ट्राई करेंगे, यहाँ हम ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने का ट्राई करेंगे। मैंने पी से होती हुई कोई स्पर्श रेखा खींची जो इन दोनों सर्कल्स पे स्पर्श रेखा है, ये तो अब तो दिख गई होगी आपको, ठीक है। और यहां से अब थोड़ा सा ढंग से और देखो इसको, यदि मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, इस एंगल को, तो ये मेरे पास स्पर्श रेखा है, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे कॉर्ड है, और स्पर्श रेखा और कॉर्ड दिख गई, तो इस कॉर्ड द्वारा जो भी अल्टरनेट सीगमेंट में बना एंगल रहेगा वो भी बराबर रहेगा। मतलब ये थीटा है तो मेरे पास ये भी तो थीटा ही है, ठीक है। और ढंग से देखो, जब ये थीटा है तो मेरे पास ये भी तो थीटा है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और जब ये थीटा है तो मेरे पास ये भी थीटा है। तो दो एंगल्स जब मेरे पास इक्वल हो गए तो भाई थर्ड एंगल तो अपने आप हो सकता है ना। मतलब मैं यहां से कैसे प्रूव करूंगा इस चीज को कि मेरे पास यहाँ से कितना आएगा, ट्राइंगल ए सी पी किसके सिमिलर आएगा मेरे पास, ट्राइंगल बी डी और पी, ठीक है। सिमिलैरिटी में जब कोण का ही ध्यान रखना होता है कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, तो मतलब मैं यहां से लिखूंगा तो ए सी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू सी पी अपॉन में पी डी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन में पी डी। यहां से करो तो सी पी अपॉन सी पी इंटू में पी डी, सॉरी, हाँ बीपी आएगा ना, ये सीपी अपॉन में पीबी इज इक्वल्स टू एपी अपॉन में एपी इंटू में पीडी। तो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है? अभी हमने यही तो लिखा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी भाई इंपॉर्टेंट है ना। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले, देखो मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है जिसमें मेरे पास एडी और बीई आर द एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है मेरे को, और ए डी और बीई क्या है, एल्टीट्यूड्स है मेरे पास, ओके। ए बी और सी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ए डी और यहाँ पे क्या है, बीई, बीई, ठीक है। तो और यहाँ पे ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां पे तीनों एल्टीट्यूड्स कट करेंगे तो वहां पे क्या ही होता है, ऑर्थो सेंटर ही तो होता है। मान लो ये एल्टीट्यूड बना लिया, ये एल्टीट्यूड बना लिया और ये एल्टीट्यूड बना लिया, तो जहां पे एक दूसरे को कट करेंगे वो ऑर्थो सेंटर ही तो होता है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज है नहीं, थोड़ा बहुत आप तो जानते होंगे इतना तो, ठीक है। अब मेरे पास कुछ वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे वैल्यूज क्या है, मेरे पास एओ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरे को, और यहाँ पे ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है मेरे पास, ओ ई इज इक्वल टू मेरे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे से वैल्यू पूछ रहा है ये ए बी की, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है ये ए बी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेंगे यहाँ से, आप बताओ, ए बी की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा।
भाई फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि मेरे पास यहाँ पे ए डी बी और ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है। और मेरे पास ओ ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ऑर्थो सेंटर के लिए क्या थ्योरम होती है, यदि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लगाने का ट्राई करूँ तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी ऑर्थो सेंटर पे दो एल्टीट्यूड्स कट करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट रहता है ना, मतलब यहाँ से एओ इंटू ओडी इज इक्वल्स टू क्या रहता है मेरे पास, इसके बराबर बीओ इंटू में ओ ई। और यदि मैं यहाँ से सी से भी कोई उसके डाल दूंगा, जैसे सी एफ भी डाल दूं, तो वो सीओ इंटू में ओ एफ के बराबर रहेगा। ठीक है। तो भाई जब भी दो प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं तो आपने बताया था कि सर सिमिलैरिटी होती है, तो सिमिलैरिटी यहाँ पे कैसे लगाओगे। तो भाई जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैंने एक बार हमेशा समझाई होगी, जब भी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखे आपको, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखे तो वहां पे सिमिलैरिटी लगाने का ट्राई करना। मान लो मैं एक राइट एंगल बनाया और यहाँ से एक राइट एंगल खींच दिया, तो आपको पता होगा यहाँ से आपके पास तीन इक्वेशंस बनती हैं। तीन इक्वेशंस बनती हैं यहाँ से, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। यहाँ से यदि बी सी का स्क्वायर निकालोगे तो सी डी इंटू ए सी, और यहाँ से बी डी का स्क्वायर निकालोगे तो ए डी इंटू डी सी। ठीक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे यदि हम किसी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स और देख पा रहे हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स है अपने आप में, तो वहां पे भी आप थोड़ा ये है कि सिमिलैरिटी लगाने का ट्राई करो। अब मेरे पास ये आ रहा है यहाँ पे ए ओ इंटू में ओ डी इज इक्वल्स टू बी ओ इंटू में ओ ई, यही इक्वेशन यहाँ पे हमें क्यों प्रूव करना है, क्योंकि भाई मेरे पास ए और ओ डी की वैल्यू दी हुई है। यहाँ से मैं जब इसको निकालूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी बीओ की। और जब ये बीओ की वैल्यू आ जाएगी ना मेरे पास, तो ये देखो ये वाला ट्राइंगल ओबीडी, ओबीडी मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब मेरे पास ये है और ये है, तो मैं पाइथागोरस से ये नहीं निकाल सकता क्या बीडी। और जब बीडी आ जाएगा तो मैं ट्राइंगल एबीडी का यूज करके इसको निकाल लूंगा, पाइथागोरस अप्लाई करके। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ध्यान ये केंद्रित करना है कि यहाँ पे आपने ये सब कैसे लिखा। ठीक है। तो भाई देखो थोड़ा ढंग से देखना, इस वाले ट्रायंगल को देखो, एक तो बीओडी ट्रायंगल को, एक तो बीओडी ट्रायंगल को देखो, मैं अलग अलग बना के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है। और यहाँ से यदि मैं एक आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ से देखो इस ट्रायंगल को, यहाँ पे यदि ये 90 है तो मेरे पास ये भी 90 है, ध्यान रखना। ठीक है। जब ये मेरे पास 90 है, ए ओ ई, और यहाँ पे क्या बन रहा था मेरे पास डी ओ। ठीक है। तो ढंग से देखना। ठीक है। ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है क्या, ये मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है क्या। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स मेरे पास इक्वल दिख गए मेरे को, यहाँ पे ई बराबर डी दे रखा है मेरे को ना, 90 90 के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए ओ ई किसके हो जाएगा, बी ओ डी के। तो यहाँ से मेरे पास एक क्या बनेगा, ए ओ इंटू में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ई इंटू में ओ डी इज इक्वल्स टू ए इंटू में बी डी। तो फर्स्ट टू का यूज करके मैं यही तो इक्वेशन पा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है। तो मैं यहाँ से ए ओ इंटू में ओडी लगाऊंगा, तो मतलब 9 into 2 इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या रहेगा बीओ इंटू में कितना रहेगा 3। तो यानी कि बीओ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई। और जब बीओ मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गया ना, तो मैं यहाँ से बीडी नहीं निकाल सकता। बीडी, बीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। बीडी वो ट्रायंगल को देख लो ना, ये 6 है मेरे पास, ये मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 32। तो रूट 32 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। जब ये रूट 32 है और ये पूरा 11 है मेरे पास, 9 और 2 11 है, एडी की वैल्यू 11 है ना, तो 11 का स्क्वायर प्लस में रूट 32 का स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास रूट 153 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो अच्छा, ये वाला भी भाई अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। पहले फिगर वाले क्वेश्चन ज्यादा आते थे, अब तो खैर फिगर वाले क्वेश्चन कहाँ बना के देता है। ठीक है। तो इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल एट क्यू, इफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। मेरे को पी क्यू की वैल्यू 35 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। और क्यू एस की वैल्यू मेरे को 228 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एस, आर एस की वैल्यू चाहिए मेरे को। ठीक है। आर एस की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो भाई देखो किसी ट्रायंगल में यदि हम देखें तो पी क्यू एस ट्रायंगल में मेरे पास ये 35 दिया हुआ है, ये मेरे पास 28 दिया हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई मेरे पास पी एस नहीं दिया हुआ, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिपलेट यदि मैं देखूं तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। और 3 4 5 को यदि मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 28 और 35 का ट्रिपलेट बनता है। मतलब यदि मेरे पास दो साइड 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 30 और 21 हो सकती है। और 21 होगी तो राइट एंगल ट्रायंगल, पर राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाए कैसे। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि ये और कुछ भी तो एंगल हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है किसी हो। तो हमें यहाँ पे वो देखना है एक बार कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते।
पर यहाँ पे तो राइट एंगल ही बन रहा है, राइट एंगल ही बन रहा है। और वो कैसे बन रहा है राइट एंगल? आपने जब भी पढ़ा हो कि मैंने यहाँ पे कोई अर्धवृत्त है मेरे पास, और अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री का रहेगा, वो 90 डिग्री का रहेगा ना, अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो मैं इस अर्धवृत्त को देख पा रहा हूं, मैं इस अर्धवृत्त को देख पा रहा हूं जिसका व्यास क्यू आर है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे सर कहाँ पे दिया हुआ है कि क्यू आर डायमीटर है मेरे पास, तो भाई इनको लिख के और दे कि भाई क्यू आर डायमीटर है, इनको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस जब यहाँ पे क्यू आर डायमीटर नहीं होगा तो भाई इसका व्यास और क्या होगा फिर? इसने त्रिज्या कैसे बनाई होगी फिर, ये मेरे को बता दो। कोई हवा में लटका दिया इसने नीचे से काट के, ठीक है। तो जब ये व्यास हो गया तो मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है क्या? ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है क्या? ठीक है। जब ये 90 डिग्री है मेरे पास तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी 90 डिग्री है मेरे पास, भाई स्ट्रेट लाइन है ना पी आर तो, ठीक है। तो मतलब ये 28, ये 35, तो ये मेरे पास 21 सेंटीमीटर आ गया। यदि ट्राइंगल पी एस क्यू की बात कर रहा हूं अभी मैं, पी एस क्यू की 28, 21 और 35, ठीक है। आप ढंग से देखना थोड़ा सा, मैंने अभी अभी समझा के आया हूं कि मेरे पास यदि पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पे, और मैंने क्यू एस लंब डाला पी आर पे, जो पे क्यू एस की वैल्यू मेरे को 28 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी वैल्यू मेरे को 21 दी हुई है, और इसकी वैल्यू मेरे को 35 दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब यहाँ पे सिमिलैरिटी से तीनों फॉर्मूले निकलते तो क्या निकलता है? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू में पी आर, है ना। यहाँ से क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? आर एस इंटू में पी आर। और यहाँ से यदि आपको क्यू एस का स्क्वायर की वैल्यू निकालने पड़े तो क्यू एस स्क्वायर कितना होता है? पी एस इंटू में एस आर। और यहाँ से क्यू एस की एक और वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास? दोनों लेग्स का मल्टीप्लाई करो, पी क्यू इंटू में क्यू आर, और हाइपोटेनियस से उसको डिवाइड करो, ठीक है। भाई ये चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, तो भाई अच्छे से याद कर लो सीधा सीधा, ठीक है। तो मेरे को आर एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आर एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई देखो मेरे पास क्यू एस है और पी एस है, तो एस आर आ जाएगा ना मेरे पास, तो मतलब क्यू एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784 इज इक्वल्स टू 21 इंटू में एस आर। तो यहाँ से एस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 21 थी 63, 15 बच गया 4, 21 7 1 47, 37 के समथिंग, एक ही तो ऑप्शन दिया हुआ था मेरे को, ठीक है। तो आया या नहीं आया आर एस की वैल्यू? आया या नहीं आया आर एस की वैल्यू? आर एस की वैल्यू आ गया ना आपके पास, ठीक है। अब मेन जो बात होती ना वो तब होती जब हमसे क्यू आर की वैल्यू पूछता, क्यू आर की वैल्यू पूछता, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब ये थोड़ा ढंग से देखो। क्यू आर की वैल्यू अब कैसे निकालेंगे यहाँ से ढंग से देखो, ठीक है। ये मेरे पास कितना आ रहा था? 784/21। मतलब यदि एस आर को मैं देखूं तो 37.33 सेंटीमीटर आ रहा, लेकिन यदि मैं आर एस को ऐसे ही छोड़ दूं 784/21, इसको छोड़ने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई थोड़ा टफ पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे यदि देखें तो 7 से ही जा रहा है, 112 इंटू 7 करेंगे तो 784, और नीचे यदि 7 या 21, ठीक है। तो मतलब आर एस की वैल्यू मेरे पास 112/3 सेंटीमीटर है, 112/3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास क्यू एस आर ट्राइंगल, क्यू एस आर ट्राइंगल है मेरे पास, क्यू एस आर ट्राइंगल, ठीक है। और क्यू एस आर ट्राइंगल में मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है मतलब आधार है, और ये मेरे पास कर्ण है हाइपोटेनियस। तो नहीं निकाल सकता क्या मैं पाइथागोरस का अप्लाई करके? मतलब 28 का स्क्वायर प्लस में 112 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट निकाल लूंगा मैं। तो 28 तो मेरे पास आएगा ही, 28 तो मेरे पास आएगा ही, 28 तो मैंने बाहर निकाल लिया अपॉन 1 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 140/3 सेंटीमीटर, 140/3। यदि क्यू आर की वैल्यू कोई पूछ लेता आपसे तो कितना आता मेरे पास? 140/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, इस वजह से यहाँ पे लिया था, ठीक है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे और क्वेश्चन दिया हुआ है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अच्छा मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कोई एबीसी ट्राइंगल है, और डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, ठीक है। E is a point on AD. E is a point on AD. E is a point on AD such that AE ratio ED is equals to 5:1, 5:1 दे रखा है ये, ठीक है। If angle BAD is equals to 30 degree, if angle BAD is equals to 30 degree, 30 डिग्री, ठीक है, एंड tan कोण ACB,
टेन कॉण एसीबी, मतलब एसीबी कौन सा है, ये वाला है ना, टेन कॉण एसीबी। और सिक्स टेन कॉण डीबीई, सिक्स टेन कॉण डीबीई, डीबीई मतलब ये वाला है। ठीक है, तो हमें एसीबी की वैल्यू फाइंड करनी है एसी। ठीक है, तो भाई अभी देखो, इसमें इतना तो दिमाग लगाना था नहीं कि भाई सीधा ही आप एसीबी की तरफ बढ़ोगे और भाई ये क्वेश्चन ये कह के छोड़ दो कि मतलब जो है ये तो अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, इस वजह से नहीं बना पाए। लेकिन भाई देखो ना, आप पहले जो एक इसमें दिया हुआ है हमको, जो भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है रूल, जिसको अकॉर्डिंग हमें चलना है, जो भी हमें गिवन है फॉर्मूला वगैरह या फिर जो भी हमें गिवन है और चीजें, तो पहले उन पे फोकस तो करो एक बार, फोकस तो करो एक बार। अरे यार ये पैन भी किधर चला जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेन कोण एसीबी, मतलब इसकी टेन निकालना है हमें, इस कोण का टेन निकालना है हमें। तो टेन कोण एसीबी क्या होता है, यदि मैं टेन निकालूं तो मेरे पास क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब मेरे पास परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर तो मेरे पास एडी है। यदि देखो यार मैं यहाँ पे लिखूं टेन कोण एसीबी, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एडी इंटू में एडी अपॉन में सी डी। ठीक है, एडी अपॉन में सीडी है ना, मैं इसको एक्स मान रहा हूं, मैं इसको एक्स मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं वीडी को वाई मान रहा हूँ, भाई। तो मेरे पास टेन कोण एसीबी यहाँ से कितना आ रहा है, कोई बता रहा है क्या? टेन कोण एसीबी इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ से, 6 यूनिट है ना ये पूरा, तो एडी तो 6 यूनिट है मेरे पास, और सीडी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, एक्स आ रही है। ठीक है, तो 6 अपॉन में एक्स। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि मैं टेन कोण डीवीई निकालू, टेन कोण डीबीई, इतना समझाने की जरूरत है नहीं, इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये भाई, टेन कोण डीबीई निकालू, मतलब बी के सामने वाली ज्या निकाल ली, तो ये लंब अपॉन में आधार यानी कि वन अपॉन में वाई। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को कुछ और ही दिया है, टेन कोण एसीबी जो 6 अपॉन में एक्स है, उसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, सिक्स इंटू में, सिक्स इंटू में वन अपॉन में वाई। तो यहां से मेरे पास एक क्या आ रहा है बता रहे हो आप, यहाँ से एक्स अपॉन में वाई आ रहा है ना, जो मेरे पास 1:1 आ रहा है, 1:1। 6 से 6 कट गया, तो एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू 1:1। मतलब मैंने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया कि ये जो डी पॉइंट है ना, वो बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, और ढंग से देखना, अब मैंने आपको जब भी प्रैक्टिस सेट 1 या 2 करवाया था, तो उसमें एक चीज बोली थी कि मान लो मेरे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी कोई ट्रायंगल है, और मैंने एडी परपेंडिकुलर खींचा, एडी परपेंडिकुलर खींचा, पर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो एडी परपेंडिकुलर भी है और एडी मीडियन भी है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है ना मेरे पास। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि ये मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, ये मेरे पास यदि मीडियन भी है, तो यही मेरे पास क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर भी यही रहेगा ना, एंगल बाइसेक्टर भी यही रहेगा ना मेरे पास, जब परपेंडिकुलर मीडियन यही है सब चीज, तो एंगल बाइसेक्टर भी यही रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यदि यही परपेंडिकुलर है, यही मीडियन है, तो मेरे पास ये एक इक्विलेटरल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास ये, मतलब इसकी ए बी इज इक्वल टू ए सी है मेरे पास। अब समझ में आ गया आपको, जब ये बराबर ये है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये एडी मेरे पास एंगल बाइसेक्टर भी तो है, और एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला कौन मेरे पास कितना रहेगा, 30 डिग्री। जब ये 30 है एडीसी ट्रायंगल में, ये 30 ये 90 है, तो ये मेरे पास कितना बचेगा, 60 डिग्री तो बचेगा, 60 डिग्री तो बचेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था भाई, तो ठीक है। क्योंकि आपको यदि ये नहीं पता है कि भाई ये यदि परपेंडिकुलर भी है और यहां से ये क्या रहेगा, मीडियन भी है, तो भाई सब चीजें इक्वल रहती हैं। ठीक है, अब आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी कर सकते हो कि भाई ये वाला, जैसे मैं मान लो यहां से करूंगा ये, यदि ए बी सी निकाला मैंने, ठीक है, यहां से मेरे पास बी डी इज इक्वल टू डी सी आ रहा था, ये वाला, ये वाली भुजा मेरे पास कॉमन है ही, है ना। और यहां से यदि मैं देखूं तो मेरे पास एक एंगल समान रहेगा, तो आर एच एस से दोनों प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रहती हैं वो इक्वल रहती हैं, मतलब मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, और ये कोण मेरे पास ये बराबर आ जाएगा, तो ये 30 है तो ये 30, और जब ये 30 है तो ये मेरे पास 60 ही तो आएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, अच्छा, मेरे पास है यहाँ से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, और कि टू साइड्स ऑफ अ प्लॉट मेजरिंग 32 मीटर एंड 24 मीटर, एंड द एंगल बिटवीन देम इज परफेक्ट राइट एंगल, परफेक्ट राइट एंगल है, मतलब मेरे पास एक तो 24 सेंटीमीटर चाहिए और एक मेरे को 32, सॉरी 24 मीटर चाहिए और एक मेरे को 32 मीटर चाहिए। ठीक है, और दोनों के बीच की साइड जो कितनी है, दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री का है दोनों साइड की। ठीक है,
द अदर टू साइड्स मेजर्स 25 सेंटीमीटर ईच, मतलब 25 सेंटीमीटर ईच चाहिए मेरे को, और दूसरी साइड्स है ना जो उसकी दोनों 25 सेंटीमीटर ईच, मतलब यदि ये 25 है तो मेरे पास ये भी 25 है। ठीक है। ओके। अच्छा, और मतलब अब सीधी सी बात है कि भाई ये जब ये 25 होंगी, अलग अलग होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये राइट एंगल हो भले ही, पर ये तो गिवन नहीं भी होता तो भी अंडरस्टूड होता कि भाई इनके बीच में राइट एंगल नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल्स के लिए सीधी लाइन होनी चाहिए, हमें थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा तभी एक ट्रायंगल बन सकता है मेरे पास, तभी मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगल तभी बन सकता है। ठीक है। तो मेरे पास अदर एंगल्स आर नॉट राइट एंगल्स, द एरिया ऑफ द प्लॉट इज पूछ रहा है, मतलब एरिया पूछ रहा है हमसे प्लॉट का। अब भाई इसका एरिया निकालना अपने आप में बड़ा खेल है, बड़ा खेल है। ठीक है। एरिया के लिए मेरे को एक चीज करना पड़ेगा यहाँ से, जब ये मेरे को 24 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 32 मीटर दिया हुआ है और इनके बीच का एंगल मेरे को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कुछ सोच समझ के दिया है इन्होंने, कुछ सोच समझ के दिया है इन्होंने। और वो सोच ऐसी है कि हमको यहाँ से इसके डायगोनल को मिलाना था, डायगोनल को मिलाना था। ठीक है। तो जब ये 24 है, ये 32 है, तो मेरे पास 40 मीटर आ गया, ये 40 मीटर। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि देखो यार, 3 4 5 ही तो ट्रिपलेट है, और 3 4 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24, 32 और 40। तो मेरे पास हाइपोटेनियस जब 40 आ गया, तो मेरे पास दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मेरे को, दो ट्राइंगल्स। एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख गया, एक मेरे पास ये वाला ट्राइंगल दिख गया। मतलब जो मेरे पास इस प्लॉट का एरिया रहेगा, प्लॉट का एरिया, वो क्या रहेगा मेरे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया। समझ गए आप? इस वाले ट्राइंगल का एरिया और ये वाला एरिया। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया तो मेरे को सीधा सीधा सा पता है, क्या रहेगा, हाफ इंटू 24 इंटू 32। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो हमारे पास ये है 25 25 40 वाला, तो हाइट वाइट ड्रॉ करने से अच्छा आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो इसमें। हीरोन्स फॉर्मूला पता है ना? हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे इसमें, हीरोन्स, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ से, 40 और 25 65, 65 और 25 90, यानी कि अर्ध परिमाप आ गया मेरे पास एस बराबर 45 सेंटीमीटर। और जब एस 45 आ गया मेरे पास, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 45 इंटू में 45 माइनस 25 यानी कि 20, और 45 माइनस 25 20, और 45 माइनस 40 यानी कि 5। ठीक है। तो यहां से देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 32 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा, 384, प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 20 तो बाहर आ ही रहा है। 45 इंटू 5 करेंगे, 45 इंटू 5 225 होता है ना, और 225 का अंडर रूट कितना हो जाएगा फिर 15, मतलब 20 इंटू 15। तो 384 प्लस में ये कितना हो जाएगा 300, और कितना आ गया यहाँ से 684 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा था ना क्वेश्चन? ओके। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, अच्छा सा। ठीक है। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है। मतलब आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास ये एक आइसोसेलेस भी है और एक राइट एंगल भी है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी पहले ड्रॉ तो कर लो, राइट एंगल एट बी तो तब बना लेंगे हम बाद में। ठीक है। और भाई आइसोसेलेस है मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हाइपोटेनियस के बराबर तो नहीं लेंगे ना। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है मेरे पास, कि जो परपेंडिकुलर बेस रहेगा वो सेम रहेगा, और जो हाइपोटेनियस रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है। हाइपोटेनियस के बराबर तो नहीं कर सकते ना किसी साइड को, आप ये कहो कि ये इसके बराबर क्यों नहीं हो सकता, तो भाई हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब ये भी सबसे बड़ी भुजा के बराबर हो गया, तो राइट एंगल कहाँ का रहा फिर ये। ठीक है। ओके। D is a point inside the triangle ABC. D is a point inside the triangle ABC such that P and Q are the feet of the perpendiculars drawn from D on the sides AB and AC respectively। मतलब मैंने D से कोई परपेंडिकुलर्स खींचे ए बी और ए सी पे, जो कि ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू पे जाके मिल रहा है। ठीक है। मेरे पास ए पी की वैल्यू मेरे को ए सेंटीमीटर दी हुई है, और जो मेरे पास ए क्यू की वैल्यू दी हुई है वो मेरे को 20 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। तो बी ए डी इज इक्वल्स टू मेरे पास बी ए डी ये मेरे को कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री। ठीक है। देन साइन 75 डिग्री, और 75 डिग्री मैंने आगे नहीं लिखा है, 75 डिग्री तो बताना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी।
इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी बताना है। ठीक है, आप बताओ इन क्वेश्चन को कैसे करो, कैसे करो। ठीक। तो भाई देखो, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मान के चलना है इसको, है ना। और भाई 2025 में यदि आया तो भाई मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे छोड़ के आने वाले हैं इसको। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन समझ लेना इसको, क्योंकि ये भाई एक बार मेंस के पेपर में आ चुका है तो भाई आ भी सकता है। और ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। और बाकी टीसीएस ने पेपर बनाया तो भाई देखो नहीं भी आ सकता, उन्होंने तो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट ले रखे हैं। ठीक है। अब मैं कुछ आपको थोड़ा सा रिवीजन करो यहाँ पे। 1 सेकेंड। हम्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रिवाइज करो चीजों को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ। यदि मैंने ट्राइंगल बनाया, कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और 90 60 30 ट्राइंगल बनाया मैंने। 30 ये है ये, और ये 60 है मेरे पास। तो यहाँ से यदि 30 के सामने वाली भुजा 1 यूनिट है, और तो इसके सामने वाली √3 होगी, और इसके सामने वाली 2 यूनिट होगी। ठीक है, सबको पता है। और ये मेरे पास यहाँ से कितना आएगा फिर, यदि मैं 90 45 45 ट्राइंगल लूंगा, तो 45 ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास दो साइड जब इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस, यदि 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, और ये 1 1, तो मतलब ये कितना आ जाएगा मेरे पास, हाइपोटेनियस √2 यूनिट। पर ये आता कहाँ से है, ये चीज आती कहाँ से है, ये चीज मेरे पास आती है साइन रूल से। साइन रूल रखता है इसमें। साइन रूल क्या होता है मेरे पास, यदि मैं इसके सामने वाली भुजा को ए मान लूं, और इसके सामने वाली भुजा को, इस राइट एंगल के सामने वाली भुजा को बी, और इसके सामने वाली भुजा को सी मान लूं मैं, तो यहां से मेरे पास साइन रूल लगेगा। और साइन रूल क्या कहता है, A/sin 60 इज इक्वल्स टू B/sin 90 इज इक्वल्स टू C/में क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से sin 30। ठीक है, तो यहां से मेरे पास इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास कितना आएगा, 2A/√3 इज इक्वल्स टू B/1 इज इक्वल्स टू 2C/1, क्योंकि sin 31/2 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास A/B/C आएगा, वो कितना आएगा मेरे पास, √3/2/1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब भाई इसको सॉल्व करना ये एक अलग चीज हो गई। ठीक है ना। यहां से यदि मैं सॉल्व करने बैठूं, थोड़ा सा देखो भाई, ये रेशियो मेरे को अलग सा लग रहा है, A/B/C। जब इसको सॉल्व करूंगा तो भाई थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये हाँ मतलब ये जो हमारे पास रेशियो आएगा ना, तो वो √3/2/1, और यदि इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यही आएगा। तो यहाँ पे ये और कुछ नहीं, यदि मैं ट्राइंगल एपीडी को कंसीडर करूं, एपीडी को ढंग से देखना, आपको ये चित्र अलग से नहीं बनाना है। ये एपीडी को कंसीडर करूं, ये 75 है, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 15 है, ये 75 हो जाएगा। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, इस वाले ट्राइंगल में 75 के सामने आपको क्या रखना है, √3 + 1 यूनिट लेना है। 15 के सामने √3 - 1, और ये यहां से कितना हो जाएगा, 2√2। आप सॉल्व करके देख लो ना, यदि मैं कोई ट्राइंगल की वजह साइड ए ले रहा हूं, A/में sin 75, B/में sin 15 इज इक्वल्स टू C/में sin 90। ठीक है, इनको सॉल्व करूंगा ना तो मेरे पास कितना आता है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, √3 + 1 2√2, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2√2 A/में √3 + 1, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2√2 B/में √3 - 1, और यदि यहां से यदि C/1। ठीक है, तो यहां से यदि A/B/C मतलब साइड्स का यदि वो निकालू, तो 75 के सामने वाली भुजा मेरे पास कितनी आएगी, √3 + 1, 15 के सामने √3 - 1, और यहां से ये 2√2। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ना, मेरे को दिख रहा है ना ये तो, कि यदि ये 75 है मेरे पास, ये 75 है, तो मतलब 75 के सामने वाली भुजा √3 + 1, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, √3 - 1, और ये मेरे पास कितना आएगा, 2√2। अब दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा कुछ। यदि मैं यहां से sin 75 की वैल्यू लिखूं आपके सामने, sin 75 की वैल्यू, तो sin 75 की वैल्यू क्या है मेरे पास, A/में मतलब लंबा अपॉन में कर्ण ना, तो A/में AD। तो ऐसे तो मेरे पास यदि मेरे को वैसे निकालनी होती तो A/में AD से निकालूंगा तो √3 + 1/2 2√2 आ रहा है। लेकिन मेरे को ए और बी के टर्म्स में चाहिए, मतलब मेरे को ए की जगह सिर्फ ए चाहिए, और बी की जगह एडी की जगह मेरे को बी के टर्म्स में कोई आंसर चाहिए, B के terms में। तो आप बी के टर्म्स में कैसे निकालोगे अब इस क्वेश्चन को। भाई ये मेरे पास एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल था, मतलब ये यदि मेरे पास इसके बराबर था, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल यदि 45 रहा होगा तो मेरे पास ये एंगल पूरा 45 है।
मतलब ये मेरे पास एंगल जो बचा कुचा है ना, ये मेरे पास 30 है, 30। अब आपको दिख नहीं रहा है ये, यदि मैं यहां से ए क्यू और डी ट्रायंगल को यदि कंसीडर करूं, और ये मेरे पास 30 डिग्री है और ये मेरे पास 90 है, तो यदि 90 के सामने 2√2, मैंने अभी अभी समझा है, 90 के सामने 2 यूनिट है, तो 30 के सामने कितना होएगा, √2 यूनिट। और बी के सामने कितना होएगा, हम्म सॉरी 2√2 है ना, मतलब, ओके, ठीक है, हाँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, मतलब मेरे पास ये यहाँ से है √2 यूनिट, और यहाँ से यदि ये निकालू मैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √6 यूनिट, √6 यूनिट, ठीक है। मतलब ये 30, 60, 90 ट्राइंगल बना ना, √6 यूनिट। पर ये तो मेरे पास ए क्यू तो मेरे पास बी है, ए क्यू तो मेरे पास बी है, मतलब यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि √6 की वैल्यू मेरे पास बी है। तो यहां से 2√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, बी अपॉन में √6 इंटू में 2√2। तो यहां से इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2b अपॉन में √3, 2b अपॉन में √3। मतलब जो इसकी वैल्यू है ना, एडी की वैल्यू, एडी की वैल्यू की जगह मैं 2b अपॉन में √3 भी लिख सकता हूँ, 2b अपॉन में √3 भी लिख सकता हूँ। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, √3a अपॉन में 2b। तो मतलब साइन 75 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, √3a अपॉन में 2b, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। पहले हमने रिवाइज करा, ये फॉर्मूले साइन रूल से आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो मैंने अलग लिख दिया होगा, लेकिन भाई जब एबीसी ट्राइंगल लिए हैं मैंने, तो √3:2:1 आता है, ठीक है। अब जब √3:2:1 है, तो मैंने यहाँ से 75, 15 और 90 का ट्रिपलेट बनाया, तो मेरे पास 75 के सामने √3+1, 15 के सामने √3 - 1 और 2√2, ठीक है। लेकिन मेरे को ए और बी के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो साइन 75 की वैल्यू यहां से आ कितनी रही थी, a/एडी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ना, तो a/एडी, ठीक है। लेकिन ए तो है मेरे पास, ए डी भी मेरे को बी के टर्म में चाहिए, तो बी के टर्म में कैसे आएगा, मतलब ये 30, 60, 90 ट्राइंगल बन रहा है ADQ। तो यहां से जब बी √6 की वैल्यू भी आ रही थी मेरे पास, तो यहां से 2√2 की वैल्यू निकाल ली थी मेरे को, और 2√2 की वैल्यू मैंने यहां से निकाली फिर 2b√3, और जब ये 2b√3 तो यहाँ पे जमा दिया, तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, √3a/2b, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे खिचपिच हो गया, लेकिन आपको समझाने का पूरा ट्राई करा गया, ठीक है। अच्छा, द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रपेजियम, आइसोसेलेस ट्रपेजियम क्या होता है कि भाई हमारे पास दो पैरेलल साइड्स तो होंगी ही, लेकिन बाकी की दो साइड्स है ना जो एक दूसरे के इक्वल रहेंगी, मतलब ये इक्वल टू ये रहेगा मेरे पास, ठीक है। इसका एरिया मेरे को 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड द हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, ठीक है, ओके। अब मेरे को यहाँ पे इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 4x:7x है, 4x:7x, और इसकी हाइट ये है, हाइट ये है, तो भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो ट्रेपेजियम का एरिया रहता है, जो डेल्टा रहेगा, वो कितना रहेगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। तो जब 2/11 है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2x हो जाएगी ना, 2x, 2x भाई, 11x इंटू में 2/11, यानी कि 2x आ गया। मतलब यहां से यदि मैं डेल्टा निकालू, जो कि हमको दिया हुआ है 176 इज इक्वल टू 1/2 इज इंटू में 11x इंटू में 2x, दो से दो कट गया, तो मतलब 11x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 176 आ रही है। मतलब यदि x की वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर। और जब x मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, मतलब मेरे पास पैरेलल साइड्स आ गई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गई मेरे पास, मेरे को देन द लेंथ ऑफ ए डायगोनल इन सेंटीमीटर इज, लेंथ निकालनी है किसकी, डायमीटर की लेंथ, ठीक है। तो डायमीटर की लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे क्या, कि ये मेरे पास कितना है, 4 × 16 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास कितना है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को लेंथ ऑफ द डायगोनल चाहिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल, ओके। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा जो है मेन मोटिव रह गया है। मतलब यदि हम हाइट भी निकालें, तो हाइट कितनी आ रही है यहाँ से, 8 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन कोई काम है नहीं ना उस चीज का, तो ठीक है। अब मेरे को हाइट, सॉरी लेंथ निकाल, लेंथ ऑफ द डायगोनल चाहिए, मतलब मैं यहां से यदि इसको खींच लूं, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, इसको मैंने ऐसे मिला दिया तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। तो अब तो आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास पूरा एक जो बन रहा है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। भाई मैं पूछना चाह रहा हूं अब, कि इस क्वेश्चन को अब नहीं कर पाओगे क्या तुम, इस क्वेश्चन को अब नहीं कर पाओगे तुम,
मेरे पास ये इज इक्वल्स टू ये है, मेरे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये, है ना। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, यदि ये मेरे पास कितना है, 8 है, तो मैं यहां से यहां नहीं मिलाऊंगा, यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये भी मेरे पास 8 ही है, ये भी मेरे पास 8 ही है, ठीक है। ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 8 है, तो मतलब मेरे को जब ये दोनों इक्वल चाहिए, इक्वल चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मेरे को सेम रखना पड़ेगा। मतलब यदि यहां से यहां तक मैंने 16 सेंटीमीटर हो गया ये, बीच में दोनों पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर डाल दिए मैंने, तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया, तो मतलब इन दोनों को मेरे को बराबर रखना पड़ेगा, आइसोलेस तभी तो बनेगा। तो मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 के बाद मेरे पास 12 ही तो बचा, और 12 को मेरे को इक्वल भाग में बांटना था, 12 को मेरे को इक्वल भाग में बांटना था, ठीक है। तो अब आपको समझ में नहीं आया, अब मैं इस ट्रायंगल को देख रहा हूं, पूरे इस ट्रायंगल को, ये डायगोनल था ना मेरे पास, ये तो डायगोनल ही था मेरे पास, राइट। और ये मेरे पास कितना है, 16 है, और 16 में 6 और जोड़ दिया, मतलब ये पूरा मेरे पास 22 सेंटीमीटर बैठ रहा, और ये मेरे पास कितना बैठ रहा, 8 सेंटीमीटर। तो अब नहीं निकाल सकते, इसको यूज कर लो पाइथागोरस से, अंडर रूट में 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 480 और 60, 540 और 548, ठीक है। 548 में से चार कॉमन लेंगे तो चार ले लो, मतलब 4 इंटू कितना लिख सकते हो इसको, 137, तो यहां से मेरे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, √137 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कराने का भी पूरा पूरा ट्राई करा गया आपके सामने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आ गया तो भाई लेने देने पड़ जाए, इससे अच्छा तो एक बार देख लो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, ये 6 6 सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये तभी आ सकता है मेरे पास जब ये बराबर ये रहेगा मेरे पास, राइट, ठीक। इन इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल साइड्स, अच्छा ए बी और डी सी मेरे पास पैरेलल साइड्स हैं, ओके। ए डी सी इज इक्वल्स टू 90, अच्छा यार ए डी सी भी 90 बनाना था क्या, ओके, ठीक है। तो मतलब ए डी सी मेरे को 90 बनाना है, तो मतलब मैं थोड़ा सा अच्छा सा ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, हम्म, ठीक है। अब ये ए बी सी डी सही है, जिसमें ए डी सी मेरे पास 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री का दिया हुआ है, मतलब थोड़ा सा यदि एरिया वेरिया पूछेगा तो भाई दो ट्रायंगल्स बनेंगे जिनका एरिया हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ ए बी इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर मेरे पास, और सी डी इज इक्वल्स टू मेरे पास 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। एंड द डायगोनल ए सी इज 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, ओके। देन द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज, ओके, ए बी सी डी का एरिया बताना, ठीक है। तो भाई ये 40 है, ये 40 है, ये 41 है, तो मतलब ये 9 सेंटीमीटर, 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ईडी। अब इसको करने के दो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम यहां से पहले ये निकालें, है ना, या फिर इसके पैरेलल साइड्स खींच के भी हो सकता है, लेकिन भाई सीधा तरीका इसमें ये है कि यहां से पहले इसके परपेंडिकुलर डालो एक चीज, और ये परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना यहां से यहां तक, ये जो मैं नीले से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया, ये 9 है तो ये मेरे पास 9 ही होगा। पैरेलल लाइंस के बीच में खींच रहा हूं मैं, भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच में यदि मैं हाइट खींचूंगा दो, तो वो इक्वल नहीं रहेंगी क्या, इक्वल नहीं रहेंगी क्या, ये 9 है तो ये मेरे पास 9 है, और ये 15 है तो ये मेरे पास 15 है, मतलब ये मेरे पास बचा कुचा कितना बच गया, बचा कुचा मेरे पास बच गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 15 तो ये 25, मतलब अब मेरे पास जो एरिया निकलेगा ना वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। एरिया देखो अब कितना है, एरिया देखो, इस ट्रेपेजियम का यदि मेरे को एरिया निकालना पड़े तो एरिया क्या हो जाएगा, इस ए बी डी और ई, यहां तक रेक्टेंगल का एरिया, प्लस इस बीई सी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा इसका, 1/2 इंटू में 25 इंटू में 9, यानी कि 225/2 कर दो, ठीक है। और यहां से इसका एरिया निकालूंगा मैं, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो वो कितना होएगा, 15 इसकी चौड़ाई है और 9 इसकी लंबाई है, तो यानी कि 225 ही हो गया, तो 225 प्लस में 225/2, 1 सेकेंड, थोड़ा सा, ठीक है, 25 नंबर 225/2, तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं क्या, ऑप्शंस, ऑप्शंस, अरे 15 नंबर 135 होता है भाई, 15 नंबर 135 होता है सर,
15 नंबर 135, और 135 प्लस में 112.5, यानी कि 247.5 इसका आंसर होता है। ठीक है। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। अच्छा, इंस्क्राइब सर्कल में करा गया है वो। ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल नहीं है। ढंग से देखना, आइसोसेलेस है। ठीक है। ए बी बराबर ए सी इज इक्वल टू 12√5 सेंटीमीटर, 12√5 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी सी है मेरे पास, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है। तो रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकलेगी? तो भाई जो है रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको जो है रेडियस निकालनी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एबीसी अपॉन में 4 डेल्टा। ये तो इसकी सरकम रेडियस ही है ना। एबीसी अपॉन में 4 डेल्टा, मतलब मेरे पास ए है, बी है, सी है, मेरे को डेल्टा की वैल्यू और पता चल जाए तो मैं इसको निकाल पाऊंगा आसानी से, आसानी से। और डेल्टा कैसे निकलेगा, यदि किसी त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो मेरे पास कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब मेरे को किसी तरह से हाइट पता चल जाए तो मेरे को पता चल जाएगा सब कुछ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आपको देख के लग ही रहा होगा, जब जब भी भाई राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों याद आता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का जब भी एरिया निकालना हो तो या तो हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर मैंने आपको बता रखा है कि हाइट ड्रॉ करो, हाइट। और जब ये हाइट ड्रॉ करी ना मैंने, तो यही हाइट है, यही परपेंडिकुलर है, यही सब कुछ है। मेरे पास मीडियन भी है ये, मतलब ये सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। और जब ये बाइसेक्ट करेगा तो ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास 12 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास यहां से यदि एडी की वैल्यू निकाली जाए तो यहां से कितना हो जाएगा, 12√5 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर, तो 12 तो आएगा ही। और √5 का स्क्वायर 5 - 1, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 24 सेंटीमीटर। मतलब हाइट मेरे पास 24 सेंटीमीटर आ गई। और मेरे पास बेस भी कितना था, बीसी भी मेरे पास 24 ही था। तो मतलब इसका एरिया निकालूंगा तो डेल्टा कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू 24 इंटू 24, मतलब 576/2। और 576/2 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 576/2 ही रहने दो, चलो इसको काटा पीटी मचाएंगे कुछ। तो ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा, ये तो आपको पता होगा ना, सरकम रेडियस की वैल्यू यही होती है, सरकम रेडियस ही तो है। ठीक है। तो यहां से करेंगे तो 12 इंटू में 12 और √5 इंटू में √5 करेंगे तो मतलब 5 अपॉन में, ये कितना आएगा, 24 इंटू 24 अपॉन में 2। ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 से 12 कट गया। ठीक है। और 12 इंटू 12 करेंगे 144, और 24 6 की 144। ठीक है। ओके। तो मेरे पास जो हाँ सॉरी। हाँ ठीक है। तो मेरे पास आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। ओके। 4 डेल्टा भी करना था ना, 4 डेल्टा भी करना था ना यहाँ पे, देख लो ना। ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना था, आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल एबीसी बीपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स ऑन साइड एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हुए हैं। ठीक है। एबीसी है मेरे पास कोई ट्राइंगल। ओके। एसी एंड, 1 सेकेंड, हाँ बीपी एंड सीक्यू, बीपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर्स। ओके। डी इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड बीसी, डी इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड बीसी। ठीक है। फाइंड पी डी क्यू, पी डी क्यू, पी डी और क्यू। ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन भी इसको ही समझ लेना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहूंगा, यहाँ पे भी थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है। मान लो मेरे पास कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का। चाहे वो कहीं भी बने, यहाँ पे बने, चाहे वो ऐसे बने, वो रहेगा 90 डिग्री का ही। ठीक है। तो मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन ही नहीं बन रही है यहाँ पे, कि भाई यदि मैं बीसी को व्यास मान के कोई एक ऐसा अर्धवृत्त ड्रॉ कर लूं जो इसको टच करेगा, बी क्यू और पी को टच करता हुआ जा रहा है, टच करता हुआ, तो ये मेरे पास बीसी इस अर्धवृत्त का व्यास हो गया। और अर्धवृत्त में बना कौन, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन तो मेरे पास ये हो गई। ओके।
ठीक है। अब दूसरा थोड़ा सा ढंग से देखना, मेरे पास यहाँ पे ये है जो कितने, बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू मेरे को 42 डिग्री दी हुई है, 42 डिग्री। ठीक है। तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। ठीक है। तो अब ट्राइंगल एपीबी को ढंग से देखो, एपीबी को, एपीबी को, ए पी और बी, ये मेरे पास 90 है, ढंग से दिया हुआ है देख, ये 90 है तो ये 90 है मेरे पास, ये 90 है, ये 42 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 48, 48, मतलब ये आ गया मेरे पास 48। ओके, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। यहां से अब देखो, ये मेरे पास एक अर्धवृत्त था पूरा, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, क्यूपी एक आर्क है, क्यूपी एक आर्क है, क्यूपी एक आर्क है, जिसके द्वारा जो सरकमफेरेंस पे कोण बन रहा है, सरकमफेरेंस पे कोण बन रहा है वो 48 डिग्री है। तो सेंटर पे कितना बनेगा, इसका दुगना ही तो है, सेंटर पे कितना बनेगा, इसका दुगना ही तो है, 48 का दुगना 96 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था। या फिर सीधा सीधा सा वैल्यू याद रखो कि यहाँ पे, अब आपको सीधा मैं बता ही दूं कि एक मेरे पास सर्कल है, और यहाँ पे कोई मैंने डायमीटर खींचा, और डायमीटर इस प्रकार से खींचा है कि जो यहां से इनको बढ़ाऊंगा ना, इनको बढ़ाऊंगा तो वो एंगल, यदि मेरे पास यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे सेंटर पे जो बना हुआ एंगल रहेगा ना, वो कितना रहेगा, 2 × 90 - थीटा, 2 × 90 - थीटा। ठीक है, 2 × 90 - थीटा, सीधा ध्यान रखो, या तो 180 - 2 थीटा कर लो इसको, यदि ये थीटा बन रहा है तो 180 - 2 थीटा। ठीक है। अच्छा, PQR, भाई देखो 2023 या 2024 में ये क्वेश्चन भी भर भर के पूछे गए हैं, तो भाई एक बार थोड़ा सा ढंग से देख लो। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों सीड्स एक परिधि पे लाई करते हो, ओके, वृत्त की परिधि में। ठीक है, मेरे पास PQRS है, PQRS, थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन होगा अच्छे से, तो इस वजह से थोड़ा ये अच्छे से बना लिया हमने फिगर भी। ठीक है, PQRS है, PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है मेरे पास, और ये मेरे पास कितना है, 16.8 सेंटीमीटर, और ये मेरे पास RS की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, और PS की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 25.2 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ पे जो अगली लाइन दी हुई है ना, वो सबसे मेन लाइन है कि PR जो है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है QS को, QS को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये और ये बराबर है मेरे पास। ठीक है, ये और ये बराबर है, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया, कोई P नाम दे दिया इस पॉइंट को कि भाई ये पॉइंट G पे काट रहे हैं, G। ठीक है। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस भी डायगोनल को बाइसेक्ट करा जा रहा है, क्यूएस को बाइसेक्ट कर रहा है ना, क्यूएस बाइसेक्ट हो रहा है, तो मतलब इन आजू बाजू की साइड्स का प्रोडक्ट सेम रहेगा। मतलब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो पी क्यू इंटू में क्यू आर है ना, वो किसके बराबर रहेगा, आर एस इंटू में पी एस के, आर एस इंटू में पी एस के। ठीक है। अब वो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो ये, यदि आपको नहीं पता है तो भाई थोड़ा सा चिथड़े उड़ सकते हैं आपके एग्जाम। ठीक है, क्योंकि भाई हर कोई कॉन्सेप्ट को डिराइव नहीं कर सकता है भाई पेपर में। ठीक है। तो पी क्यू इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इंटू में क्यू एस। अब वो आया कहां से, वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, प्रूफ देख लो इस चीज का, प्रूफ। मान लो मेरे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही था, पी क्यू आर एस ही था, पी क्यू आर एस ही था मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे जो पी आर है वो क्यू एस को बाइसेक्ट ही कर रहा था, जी। मैंने यहाँ पे यार थोड़ा सा घिचपिच हो जाती, इस वजह से नहीं करा यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू आर और एस। ठीक है। अब भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ ये पता है कि जो एंगल क्यू यदि पूरा थीटा होता मेरे पास, तो ये कितना होता मेरे पास, 180 - थीटा होता, 180 - थीटा होता मेरे पास। ठीक है। अब ढंग से देखना, ये यदि मैं पी क्यू एस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, पी क्यू एस ट्राइंगल को, पी क्यू एस ट्राइंगल को, तो ये मेरे पास पीजी क्या है, पीजी मेरे पास मीडियन है, और मीडियन ट्राइंगल के एरिया को बराबर बराबर भागों में बांटती है। मतलब यदि इसका एरिया यदि एक्स है, तो इसका एरिया भी मेरे पास एक्स है। और इसी प्रकार से यदि मैं क्यू आर एस को देखूं, क्यू आर एस को, तो ये मेरे पास आर जी मीडियन है, और आर जी मीडियन है तो ये यदि इसका एरिया वाई है, तो मेरे पास इसका एरिया भी वाई है। मतलब मैं यदि पी क्यू आर के एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, पी एस आर के बराबर बराबर आ रहा है ना, मीडियन से देख लो, मीडियन बराबर बराबर भागों में बांटती है ना। ठीक है।
तो जब ये एरिया इक्वल हो गए, पर यहां से एरिया आ कितने रहे हैं, आ कितने रहे हैं, यदि मैं यहां से देखूं तो आ कितना रहा है एरिया, हाफ इंटू पी क्यू इंटू में क्यू आर इंटू में साइन थीटा। यही तो होता है, यदि साइन की टर्म में हमको निकालना पड़े तो यही तो होता है एरिया, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर एस इंटू में पी एस इंटू में साइन 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन थीटा ही तो होता है, साइन थीटा कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो मतलब मेरे पास आया कितना है, यहाँ से पी क्यू इंटू में क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इंटू में पी एस। ठीक है, ओके। तो हमारे पास यहां से जब फॉर्मूला आ गया तो मैं यहां से सॉल्व नहीं कर सकता अब इसको, यहां से सॉल्व कर दो इसको। एक्स इंटू 16.8 इज इक्वल्स टू 14 इंटू में 25.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 14 इंटू 12 168, एक्स की वैल्यू 12 दूनी 24 और 12 एक कम 12 21 सेंटीमीटर फाइनल आंसर है। ठीक है, अब कुछ फिगर वाले क्वेश्चन हैं, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। इन द गिवन फिगर पी एक्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है मेरे पास। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है, ओके। एंड वाई जेड इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इज 27 सेंटीमीटर। पी एक्स वाई का मेरे को पेरीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे 27 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स जेड का मेरे को पेरीमीटर निकाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा सा आप रिवाइज करो। एक बार आपको, चलो रिवाइज बाद में करवा देंगे एक बार, है ना, अच्छे से। पहले एक बार यहाँ पे ये देखो कि यदि मेरे पास यहाँ पे कोई ये है, सर्कल है, और यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एक तो मैंने पी जो वाई है और जेड है, ये तो मेरी सीकेंट हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई एक्स। तो यहाँ से यदि पी एक्स का स्क्वायर निकलना पड़े मेरे को, तो पी एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी वाई इंटू में पी जेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे पी वाई निकालो, पी वाई। तो जब ये 7 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर 144, मतलब ये कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से सीधा मैं सीधा ही लिख दूं यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो 9 इंटू में 16 करेंगे 144 आता है, 16 नंबर 144। अरे इसको ऐसे भी कर सकते हो, यदि इसको एक्स मानो तो एक्स इंटू में एक्स प्लस में 7 इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा 144। यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 7 एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 144। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7 एक्स माइनस में 144 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से इसको जब 7 एक्स को इस तरह से ट्रीट करना है कि भाई माइनस 144 आ जाए, तो वो 16 और 9 का ही बनता है, ट्रिपलेट 16 और माइनस। तो यानी कि एक्स की वैल्यू एक तो -16 आएगी, पर साइड माइनस में नहीं हो सकती, इस वजह से एक्स की वैल्यू 9 कंसीडर होंगी। तो भाई अब ध्यान से देखो, जब मेरे को इस वाला ट्राइंगल में पी एक्स वाई ट्राइंगल में मेरे को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी एक्स, और ये मेरे पास 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मतलब ये इसका पेरीमीटर जब 27 है, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब रिवाइज करने वाली चीज अब है कि मेरे पास यहां से पी एक्स जेड का ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिलेशन बैठ ही रहा होगा, रिलेशन बैठ ही रहा होगा। तो ढंग से देखो, ये मेरे पास एक स्पर्श रेखा हो गई पी एक्स, और ये मेरे पास एक्स वाई इस सर्कल की कॉर्ड हो गई। मतलब यदि ये एंगल थीटा मान लू मैं, तो ये एंगल थीटा है मेरे पास। ठीक है, तो अब यहां से देखो कि मेरे पास यहां से यदि पी एक्स वाई लूंगा, ट्राइंगल पी एक्स वाई, तो वो किसके मैं समरूप मान सकता हूँ उसको, पी तो कॉमन है ही दोनों में, एक्स के बराबर हो गया, जेड के बराबर हो गया। और यहां से मेरे पास पी जेड एक्स का निकालना है ना मेरे को, तो एक्स यहाँ पे लिख दो, एक्स यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो अब मैं यहां से निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास यहां से कितना आ जाएगा, पी एक्स अपॉन में पी जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में जेड एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन में पी एक्स। ठीक है, पर इतना भी करने की जरूरत नहीं है आपको। जेड एक्स और यहाँ पे एक्स वाई है, और यहाँ पे पी एक्स और पी जेड है। पी एक्स कितना है, पी एक्स है मेरे पास 12 है, और पी जेड मेरे पास कितना है, यहाँ से 16 है। ठीक है, और यहाँ से एक्स वाई अपॉन में जेड एक्स। ढंग से देखो, ये मेरे पास पी जेड कितना था, सॉरी, यहाँ से पी एक्स अपॉन में पी जेड है ना, और दोनों एरिया, दोनों जो ट्राइंगल्स है एक दूसरे के समरूप हैं, तो जो ट्राइंगल्स का पेरीमीटर रहेगा, तो भुजाओं के रेशियो में ही तो रहेगा। यदि पी एक्स रेशियो पी जेड इज इक्वल टू 3:4 है, यहाँ से 12:16 3:4, मतलब यदि 3 ये है तो पूरा ये 4 है, तो मतलब पेरीमीटर भी इसी रेशियो में रहेगा।
जब इसका पेरीमीटर पूरे का 3 नंबर 27 है, तो इस पूरे का पी एक्स जेड का यदि मैं मानूंगा तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। या फिर यहां से आप जेड एक्स की वैल्यू निकालो, और जेड एक्स की वैल्यू निकालती है आपके पास सारी भुजाएं होंगी, और आप निकाल सकते हो पेरीमीटर भी, ठीक है। अच्छा, पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है मेरे पास, और आर क्यू इज इक्वल्स टू 4 है, और मेरे पास जब ये राइट एंगल है तो 3 4 और 5, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एस टी चाहिए, एस टी, एस टी की लेंथ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो भाई आपको ये तो पता होगा कि मैंने ये अभी भर भर के सिखा रखी है आपको चीजें, कि मान लो कोई राइट एंगल है, और राइट एंगल वाले ट्रायंगल से सामने वाली भुजाओं पे परपेंडिकुलर डालें, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, पी क्यू और आर बन रहा है, और यहाँ पे ये एस मेरे पास लंब डाल दिया मैंने, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से, पी एस इंटू में पी आर, ओके, ठीक है। तो यहां से यदि मैं इसको लूंगा तो पी आर की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है मेरे पास, 9 और में 5, और यहां से यदि मैं ऐसे ही क्यू आर की वैल्यू निकालू, सॉरी, हाँ पी एस की वैल्यू है मेरे पास, पी एस की वैल्यू है, पी एस की, और यहां से यदि आर एस की वैल्यू निकालू तो आर एस की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, यहाँ से 16 अपॉन में 5, मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो आ गया मेरे पास, 9:16 आ गया, 9:16, ठीक है। अब ढंग से देखना, जब ये 9:16 आ गया मेरे पास, तो अब ढंग से देखना ट्राइंगल को, ये मेरे पास बड़ा वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर, है ना, और ये मेरे पास छोटा वाला ट्राइंगल हो गया एस टी, ठीक है। ये 90 तो ये 90, है ना, और ये वाला एंगल मेरे को यहाँ में दोनों में कॉमन दिया ही हुआ है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, मतलब ट्राइंगल एस टी आर किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल एस किसके, पी के बराबर हो जाएगा, टी क्यू के, और आर तो कॉमन है ही, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए, सिमिलर, और हमको एस टी की वैल्यू चाहिए। तो ढंग से देखो, यदि एस टी की वैल्यू यदि 16 यूनिट है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 25 यूनिट है ना, 16 और 9 25, सिमिलैरिटी का रूल। तो 25 यूनिट की वैल्यू यदि 3 दे रखी है मेरे को, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/25 सेंटीमीटर, 48/25 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर, सिमिलैरिटी से सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, ठीक है। पी आर क्यू इज एन एंगल बाइसेक्टर विद कोण क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, है ना, और ये मेरे पास कितना आ रहा है, पी आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू ए बराबर में ए आर, क्यू ए बराबर में ए आर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, ओके, ठीक है। क्यू टी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, फाइंड पी टी, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, बताओ। तो भाई एक बार और इसमें थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा देखो, लास्ट रिवाइज कर लो एक बार चीजों को, कि मान लो मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिया मैंने, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल लिया, और मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने ए बी से राइट एंगल ट्राइंगल लिया, है ना, और डी इसका मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है सच दैट ये एडी डीसी के बराबर है, एडी डीसी के बराबर है, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि बीडी जो मेरे पास रहेगा, वो बी तो मेरे पास बराबर रहेगा, ये मेरे पास सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस ऐसी तो बनेगी, सरकम रेडियस हाइपोटेनियस बाई टू ही तो होती है, मतलब यहां से आर की वैल्यू निकालू तो AC/2, तो मतलब मेरे पास एडी सीडी और बीडी बराबर है, तो मेरे को यहाँ पे यही केस दिया हुआ है, ये मेरे को 24 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 32 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू आर की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 4 5 का ट्रिपलेट में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है मेरे को, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यू ए इज इक्वल टू ए आर, और यहाँ पे जो और वैल्यू दी हुई है मेरे को, क्यू टी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, क्यू टी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये मेरे पास 24 है, तो ये मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब ये 20 सेंटीमीटर है मेरे पास, तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, ये 24 है, ये 20 है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पढ़ी आपने, कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सी, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इनका रेशियो क्या रहेगा, ये रेशियो बी रहेगा, मतलब यहां से यदि मैं इसका टी ए रेशियो पीटी निकालू, टी ए रेशियो पीटी, तो मेरे पास कितना रहेगा, 4 से काट लो, 4 5 20, और 4 6 24, मतलब 5:6 आ रहा है, 5:6, ठीक है, 5:6, ओके, ठीक है।
अब यहाँ पे यही वाला और कॉन्सेप्ट ला के देखो कि QT इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR, और फाइंड मेरे को PT करना है, फाइंड मेरे को PT करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को एंगल बाइसेक्टर की यहां से निकालनी पड़ेगी, एंगल बाइसेक्टर का मेरे पास यहां से वैल्यू निकालू फिर इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं। यहां से एंगल बाइसेक्टर का वो भी निकल सकता है, पर इसको सॉल्व करने की देखो यार, यदि ये 20 है तो ये मेरे पास 20 है ना, तो यहां से एंगल बाइसेक्टर का क्या हो जाएगा मेरे पास, एंगल बाइसेक्टर का सीधा सही वो होता है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके माइनस इसका और इसका वो कर दूं। लेकिन भाई इतना करने की जरूरत क्या है, आपके 6:5 दे रखा है, आपके पास पीए की वैल्यू नहीं पता आपको, पीए की वैल्यू नहीं पता आपको। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। यहां से पीए की सीधी सीधी सी वैल्यू निकलेगी, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, यहाँ पे पीटी रेशियो टीए मैंने बता ही दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करके मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। सो भाई वीडियो यहीं पे खत्म होती है, और भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।